हेलो दोस्तों, प्रणाम। स्वागत एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और जो इस वीडियो का हमारा विषय है वो है समस्या समाधान एक परिचय। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है तो ये आप मान लें, ये सुनिश्चित कर लें कि आप एक गलत राह पर जा रहे हैं। अर्थात अगर आपके जीवन में समस्या है, चुनौतियां हैं, तो जीवन में आनंद है, उत्सव है, क्योंकि वही जीवन सफल है जिसमें चुनौतियां आती रहती हैं। अर्थात चुनौतियां जो है आपके जीवन से का एक अभिन्न अंग है। यानी कि द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। डॉक्टर कलाम, जिनको मिसाइल मैन से नाम से जाना जाता है, इनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा मनुष्य को जीवन में कठिनाइयां जरूरी होती हैं, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वे बहुत आवश्यक है। यानी जब तक सफलता का आनंद आपको नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर आप किसी समस्याओं या कठिनाइयों का सामना नहीं कर लेते हैं। ठीक, तो इसी तरह से जो मैंने बताई स्वामी विवेकानंद जी की जो बात मैंने कोट मैंने की वो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। एक और बहुत महान सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सबने सुना होगा। वो कहते हैं हम अपनी समस्याओं का समाधान उसी सोच से नहीं कर सकते जिससे उत्पन्न हुई है। अर्थात समस्याओं का समाधान करने के लिए, जीवन में आने वाली चुनौतियों के से निपटने के लिए आपको अपने सोच में एकदम से परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जिस सोच से समस्याएं उत्पन्न हुई है ये पक्की बात है कि उसी सोच से हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 कोट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। समस्या का समाधान, एक प्रॉब्लम है वो क्या चीज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज होती है। एक सामान्य सी परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा है, समस्याओं के समाधान खोजने की प्रक्रिया को ही हम समस्या समाधान कहते हैं। अब इसके साथ देख सकते हैं आप, एक और भी है, 2 परिभाषाएं और आई आपके सामने हैं। ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया, दिस मीन्स अ कॉग्निटिव प्रोसेस, जो समस्याओं या बाधाओं के परिणाम स्वरूप शुरू होती है और किसी समस्या या लक्ष्य तक पहुंचने पर समाप्त हो जाती है। मतलब एक ऐसी हमारी प्रक्रिया, कॉग्निटिव प्रोसेस है, वो कब शुरू होता है, जब हमारी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम, कोई चुनौती हमारे सामने आती है, तो वो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग शुरू होती है। और कमाल ये है और अच्छी बात ये है कि जब हम उस समस्या के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं या हमें समाधान मिल जाता है, तो जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया शुरू हुई थी वो वही समाप्त हो जाती है। तो ये है परिभाषा। दूसरी, सोल्सो साहब की परिभाषा एक बार आपके साथ में शेयर करता हूं। समस्या समाधान एक ऐसी सोच होती है, यानी वो उसको एक थिंकिंग प्रोसेस मानते हैं, है तो कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा है थिंकिंग भी, जो एक विशिष्ट समस्या के समाधान की ओर निर्देशित होती है। यानी कि एक प्रॉब्लम गोल डायरेक्टेड होती है ये, जिसमें दोनों अर्थात प्रतिक्रियाओं के गठन, जो रिस्पॉन्स हम करते हैं उनके गठन, और संभावित प्रतिक्रियाओं में चयन शामिल होता है। तो संभावित का मतलब है पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज, उनमें से हम एक चयन करते हैं, एक सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी प्रतिक्रिया हमारी ऐसी है जो हमारे समस्या के समाधान में हमारी मदद कर सकती है। तो ऐसी बात उन्होंने बताई थी। 2 प्रकार की परिभाषाएं। अब परिचय समस्या समाधान का। इससे पहले कि हम समस्या समाधान का परिचय दें, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। और कमाल की बात यह कि प्रश्न नहीं, एक प्रकार की छोटी सी समस्या है और जिसका उत्तर हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक प्यासे कुत्ते की गर्दन में 6 फुट की रस्सी बंधी हुई है और पानी से भरा हुआ एक बर्तन 10 फीट दूर रखा हुआ है। अब आप बताओ कि कुत्ता वहां तक कैसे पहुंचेगा। ठीक, तब तक आप इस समस्या पर विचार कीजिए, अपने जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसके घोड़ों को आप दौड़ाइए, अपने चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। परिचय की शुरुआत करते हैं समस्या समाधान की। अगर आप, मुझे जरूर पूरा भरोसा है आपको कि आप इस समस्या को का आंसर इसका जरूर ढूंढ पाएंगे, और अगर आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वीडियो के बिल्कुल अंत में हम इस प्रश्न का जो है या इस समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए, समस्या समाधान जो परिचय से बात हम कर रहे थे, एक उच्च स्तरीय प्रसंस्करण क्षमता का सूचकांक होता है। यानी कि हाई लेवल प्रोसेसिंग है, उसका इंडेक्स होता है। यानी कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा समस्याओं का जितना तेजी समाधान करता है, तो ये मानकर चला जाता है कि जो उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, वो बहुत हाई लेवल की है। सभी वैज्ञानिक, कला और साहित्यिक विकास, जो आज हमारा विज्ञान ने विकास किया है, जो कला में विकास हुआ है, साहित्य में विकास हुआ है,
सामाजिक विज्ञान में विकास हुआ, आपके भवन निर्माण में, आपकी टेक्नोलॉजी में जितना भी विकास हुआ है वो सब किसका परिणाम है? समस्या समाधान का, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि समस्याएं इंसान के सामने आई और इंसान ने उनसे हार नहीं मानी, उन चुनौतियों को स्वीकार किया और उनका समाधान हम खोजते चले गए, जिसका परिणाम आज ये है कि जो वीडियो आप देख पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो और साथ साथ में आप पढ़ भी पा रहे हो। कारण क्योंकि समस्या समाधान का ही ये परिणाम है। जीवन के हर कदम पर, हर जैसी एक एवरी स्टेप जब चलते हैं आप, मनुष्य को समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसमें केवल मनुष्य ही चुनौतियों का सामना नहीं करते हर कदम पर, वास्तव में इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सभी को हर कदम पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों से निपटना पड़ता है। और दिलचस्प रूप से बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे सभी प्राणी, वे सभी मनुष्य संज्ञानात्मक क्षमता के माध्यम से विभिन्न रणनीतियां तैयार करते हैं। मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर की जाती है, प्लान की जाती है और फिर इन समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, कॉग्निटिव जो कैपेसिटी है, उसके माध्यम से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज तैयार की जाती हैं, रणनीतियां तैयार की जाती हैं और उन रणनीतियों के माध्यम से, उन प्लानिंग के माध्यम से ही समस्याओं का सामना करते हैं, उनका समाधान खोजते हैं और फिर अपने जीवन में गुणवत्ता लेकर आते हैं। ये एक प्रकार की विशेष सोच होती है, विशेष प्रकार की सोच होती है, समस्या समाधान की संबंधित बात कर रहा हूं मैं, जिसमें कई प्रकार के विचार और अवधारणाएं शामिल होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट सारे इसमें मिले हुए होते हैं, जो संज्ञानात्मक संसाधनों के उपयोग के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। ये सब चीजें कब उत्पन्न होती हैं? जब हम हमारे जो संज्ञानात्मक संसाधन है, जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं, उन सब का हम यूज करते हैं। उसको यूज करने के बाद हमारे अंदर विचार और क्रिएटिविटी और बहुत सारे आइडियाज और कंसेप्ट डेवलप होते हैं। वो सारे के सारे परिणाम आपका होता है संज्ञानात्मक संसाधनों के उपयोग के कारण। ठीक, अब हम समस्या समाधान की बात कर रहे हैं और मजे की बात यह है कि समस्या समाधान की अपनी ही कुछ समस्याएं होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। जैसे मानसिक विन्यास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटल सेट। दूसरा आपका है प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस। तीसरी समस्या, समस्या समाधान की समस्या बात कर रहा हूं मैं, अभिप्रेरणा का भाव, लैक ऑफ मोटिवेशन। और जो चौथा मुख्य चुनौती है समस्या समाधान की, वो है पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस। चलो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक विन्यास, यानी कि मेंटल सेट। नाम से काफी एक्सप्लेनेटरी है। ये मन की एक ऐसी स्थिति होती है, आपकी मेंटल एक ऐसी स्टेट होती है जिससे पहले से जांचे परखे और आजमाए हुए मानसिक तरीकों को अपनाकर समस्या से निपटने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उद्दीपक की प्रकृति के आधार पर मानसिक विन्यास यानी मेंटल सेट प्रोटेक्शन और चिंतन में वृद्धि करता है और साथ में उन्हें अवरुद्ध भी करता है। ये पॉइंट इसमें, चलो एक्सप्लेन करते हैं। ये आप तो मैंने आपको जो सामने लिखा था वो पढ़ के बताया है। मेंटल सेट का साधारण शब्दों में समझिए। आपको ये आइडिया है कि मान लीजिए आपका सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो आप, और आपकी कार या मोटरसाइकिल आपका स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपने देखा अरे स्टार्ट कैसे होगा, मैंने इग्निशन और बाइक का जो स्विच ऑन होता है वो ऑन ही नहीं किया, तो कैसे स्टार्ट होगा? ठीक हो गया, आप स्टार्ट करके चले गए। अगले दिन फिर यही प्रॉब्लम आती है। अब जब अगले दिन ये प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्विच पे देखेंगे, अरे, तो यानी कि वो मेंटल सेट हो गया, आपका मानसिक विनाश हो गया कि भाई हो सकता है कि आज भी बाइक में ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर तो स्विच तो ऑन है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। या कार में आप देख सकते हैं इसी प्रकार से। तो ये है आपके मेंटल सेट, यानी कि पहले से आपने जो चीज सीख रखी है, समस्या कोई आई आपके सामने, उसका समाधान आपने निकाल लिया, तो जब दोबारा से कोई और समस्या आती है या उसी प्रकार की कोई और प्रॉब्लम आती है तो हम कोशिश करते हैं उसी समाधान में उसको अप्लाई करने की। ठीक है, यही होता है मेंटल सेट। और इसकी बात ये होती है मेंटल सेट की, जो स्टिमुलस होता है, जो प्रॉब्लम आती है, उसका नेचर, उसके परसेप्शन में और उससे संबंधित चिंतन में वृद्धि तो करता है, साथ साथ में उसमें अवरुद्ध भी करता है। अच्छा, आपको मैं बताऊं, आपको जो मेंटल सेट है, मानसिक जो विन्यास होता है, ये कई बार बहुत फायदेमंद भी होता है। अगर प्रॉब्लम एक जैसी बार बार आ रही है तो आपको मेंटल सेट वहां पर बड़े फायदे की बात है, क्योंकि आप समाधान उसका खोजते रहोगे। वही समाधान आपने एक बार खोज लिया, बार बार आपको कॉग्निटिव रिसोर्सेज के अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करेंगे, उसी
समाधान को उसी मेंटल के माध्यम से उसका प्रॉब्लम को सोल्व अप करते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा कि ये मेंटल सेट प्योरली प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन में सोल्विंग में एक काम की बात भी है, लेकिन ये अड़चन भी पैदा कर देती है। ठीक है ना, बहुत सारे रिसर्च पर की गई, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और ये पाया गया कि मेंटल सेट बहुत ज्यादा अड़चन भी पैदा करता है समस्या समाधान में। अब आगे दूसरी वाली बात करते हैं, प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी कि फंक्शनल फिक्सनेस। आप नाम से समझिए इसको, आप पढ़ लेना, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो इसका नाम है, ये जो फंक्शनल फिक्सनेस जो नाम या प्रकार्यात्मक स्थिरता, ये कार्ल डंकर ने 1945 में सुझाई थी। ऐसी कुछ चीज होती है, इसका एक आप इसको बड़े अच्छे से समझिए कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपके हाथ में एक मैंने पेंसिल दे दी, उसका क्या मुख्य फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका उसे कुछ लिखना। ठीक है, अगर आप पेंसिल को देकर हमको ये पेंसिल दे दें, आपको ये कहें कि इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, इनका क्या क्या आप यूज कर सकते हो, तो जितने ज्यादा आप यूज इस पेंसिल के आप बताएंगे, उतने ही कम आपके अंदर फंक्शनल फिक्सनेस होगी। इसका मतलब है किसी वस्तु का जो काम है, उसका जो साधारणतः उसका जो काम है, अगर हम उसको उसी काम के बारे में उसके सोचते रहे कि केवल उसका वही फंक्शन हो सकता है, तो हम फंक्शनल फिक्सनेस के शिकार हो जाते हैं। जैसे वस्तुओं में केवल उनके परिचित उपयोग के संदर्भ में प्रत्यक्षित करने की प्रवृत्ति, अगर यही बात रहती तो क्रिएटिविटी नहीं आती। तो फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है, क्रिएटिविटी का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, उदाहरण ले लो आप। और ये है कि इसमें एक पॉइंट और है, जो ये आपका जो प्रकार्यात्मक स्थिरता है, ये एक तरह से अवरोध होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। हमें समझ नहीं आता, भारत में कई बार ना हमने एक शब्द सुना होगा अपने, जुगाड़। जो जुगाड़ जो शब्द है ना, वो एक बहुत ही शानदार क्रिएटिव फिनोमिना है। हम भारतीय इस मामले में बहुत तेज हैं कि हम कुछ बहुत सारी चीजों को उसके अनयूजुअल यूज करके उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि ये एक तरह से संसाधन जो रिसोर्सेज हैं, उनको उनका कंजर्वेशन, उनके संरक्षण में करने में भी ये काम आता है कि जो लोग जितना ज्यादा जुगाड़ करते हैं, उतना ही कम उनके अंदर फंक्शनल फिक्सनेस पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पेंसिल की बात की थी, पेंसिल को आप लिखने में काम कर सकते हो। कई बार आपको ऐसे ऐसे ना खुजली करने में हम काम कर लेते हैं, कई जोकर उसको कान में डाल लेते हैं, कई यहां पर खुजली करेंगे, कई बार आप टन टन कुछ बजाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा उसको क्या करे, चींटियों के लिए पुल बनाने के लिए उसको काम करे, कि वो चींटियों का मतलब चींटियां इधर से उधर जा रही हैं, तो आपने क्या किया, बीच में वाले पानी है, तो उस पानी के ऊपर आपने पेंसिल रख दी, तो चींटियां उसके ऊपर से निकल जाएंगी। आपने उस पेंसिल को एक पुल के काम में इस्तेमाल कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके अंदर फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है, आपने उसको ऊपर पार पा लिया है। यू क्रॉस द फंक्शनल फिक्सनेस। समझ में आ गया आपको? ये थी आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो समस्या आती है, फंक्शनल फिक्सनेस यानी कि प्रकार्यात्मक स्थिरता। तीसरी समस्या है पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस। आप के अंदर एक बात होती है, हमारे अंदर स्वयं के खुद के विचार होते हैं, हमारे खुद का बिलीफ सिस्टम होता है, अपने विश्वास होते हैं, दृढ़ विश्वास हमारे रहते हैं, ये चीज ऐसे ही होगी या ये चीज ऐसे ही होगी, ऐसे हमारे विश्वास बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन बायस क्या होता है कि जो भी समस्या आपके सामने आए, कोई भी उद्दीपक आए, उसको आप अपने बिलीफ, अपने विश्वासों के चश्मे से ही केवल देखना। यानी पुष्टि पूर्वाग्रह का अर्थ है आने वाली सूचनाओं में स्वयं के विचारों और विश्वासों की पुष्टि करने से होता है कि ये चीज ऐसे ही होनी, मैं तो ऐसे मानता हूं ऐसे। वो क्या होता है, कंफर्मेशन बायस। तो अर्थात यह सूचना के प्रति एक प्रकार का संज्ञानात्मक कोग्निटिव प्रिजुडियस होता है, कोग्निटिव बायस होता है, और उसकी चयनात्मक व्याख्या होती है। चयन व्याख्या मतलब आप जो चीज आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रही है, उसको आप अपने मर्जी से, अपने विश्वासों, अपने विचारों, अपने बिलीफ सिस्टम के चश्मे से आपको देख रहे हो। जो सच्चाई में वो है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उसका नहीं अवलोकन कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, हम क्या करें, एक तरह से सेलेक्टिव उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, सेलेक्टिव चयनात्मक उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और वो चयनात्मक व्याख्या कौन सी वाली है, हमारे विचारों के आधार पर, हमारे विश्वासों के आधार पर। आपने बड़े बुजुर्ग लोगों को देखा हो कई बार कहते हुए कि हमारे जमाने में ऐसे होता था, यार ऐसे हो ही नहीं सकती समस्या, प्रॉब्लम सोल्व हो ही नहीं सकती। तो वो क्या है, वो अपने बिलीफ, अपने विचारों, वो एक कंफर्मेशन बायस से ग्रसित हो जाते हैं। ये सभी के साथ होगा।
आपको ऐसी जरूरत नहीं, पता नहीं, कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सभी के साथ कंफर्म बायस हो जाता है। ठीक है, कि हमारी मान्यता के अनुसार तो ऐसे होता है। ठीक है, जैसे कि पूर्वाग्रह वांछित परिणामों, यानी कि जो परिणाम हमें चाहिए वही संवेगात्मक मुद्दों और प्रबल मान्यताओं के प्रति अधिक मजबूत होते हैं। अर्थात जो परिणाम हमें चाहिए, जो मान्यताएं हमारी है स्ट्रॉन्ग, जो दृढ़ हमारे बिलीफ सिस्टम है और उनके प्रति बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, पुष्टि पूर्वाग्रह। और जो चौथी और अंतिम जो समस्या हमारे सामने है, अभिप्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति में अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के आधार पर समस्या समाधान में उसकी काफी क्षमता है, बहुत एबिलिटी है उसकी, कॉग्निटिव एबिलिटी काफी है उसकी, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, लेकिन उसमें प्रेरणा नहीं है, अभी मोटिवेशन की कमी है उसमें। वो जंप कर सकता है 6 फुट की दीवार पर, 7 फुट की दीवार पर, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, प्रेरणा है ही नहीं, तो कैसे जंप कर पाएगा वो। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। 26 जनवरी 2000 को भुज में बहुत भयंकर भूकंप आया था। तो उसमें हमारे गांव की एक महिला थी, वो वहां पर रह रही थी। तो 7 फीट की दीवार पर साड़ी उसने उस समय बांध रखी थी और अपने बच्चे को गोदी लेके ऐसे छम से कूद गई जैसे कि उसने एक छोटी सी एक फीट की दीवार क्रॉस करी हो। तो मतलब उस समय उसके अंदर एक मोटिवेशन जाग गया कि किसी तरह से ये समस्या आई है, अगर वो ज्यादा देर तक वहां रुकती तो बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाती। और लकीली किस्मत उनकी अच्छी थी कि वो जैसे ही बाहर कूद के थोड़ी सी दूर वह पहुंची खुले एरिया में, वो पूरी बिल्डिंग गिर गई वहां पर। अगर वो वहां होती दोनों मर जाते, उसका बेटा और वो स्वयं। तो वो क्या, उनके अंदर एकदम से मोटिवेशन, एक प्रेरणा उनके अंदर जागी और अपने बेटे को बचाने के लिए वो 6 से 7 फुट की दीवार पर कूद गई। आज हम मजाक करते हैं उनसे जब मिलती है तो, कि आप जरा कूद के दिखाना इस दीवार पर। वो 3 फीट की दीवार पर नहीं कूद पाती, कारण कि अभी मोटिवेशन की कमी है। तो ऐसा होता है कि आपके अंदर संज्ञानात्मक क्षमता है प्रॉब्लम सोल्व करने की, लेकिन आपके अंदर प्रेरणा का अभाव है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मोटी समस्या है, समस्या समाधान। और कई बार ऐसा होता है कि लोग आसानी से हार मान लेते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, और कोशिश करना छोड़ देते हैं। ये सब का क्यों होता है? ड्यू टू दी लैक ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की कमी के कारण। चलिए, ये 4 हमने समस्याएं आपके साथ डिस्कस करी। कौन सी? तो समस्या समाधान में आती हैं। अब कुछ समस्या समाधान की विशेषताओं पर नजर डालते हैं, कुछ प्रकाश डाल देते हैं। हर समस्या के लिए एक विशिष्ट समाधान की आवश्यकता होती है, ये पहली विशेषता है समस्या समाधान। जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दूसरी विशेषता आपको ये कहती है कि कभी कभी एक समाधान कई समस्याओं को सुलझाने में काम आ जाता है। ठीक, एक प्रॉब्लम आपने आई, उसका सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, लेकिन अगली बार को दूसरी प्रॉब्लम आ गई तो कई बार ऐसा होता है कि वो समाधान काम कर जाता है उसमें। तो ये भी एक विशेषता समस्या समाधान की। तीसरी मुख्य विशेषता है, समस्या समाधान केवल इंसानों में नहीं पाया जाता बल्कि सभी जीवों में पाया जाता है। अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इज फाउंड इन ऑल लिविंग बीइंग्स। वेरी इंटरेस्टिंग। पौधों में भी समस्या समाधान पाया जाता है, ये रिसर्च अनुसंधान बताता है। समस्या समाधान में संभव समाधानों में से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम समाधान का चयन किया जाता है। मतलब एक प्रॉब्लम आई आपके पास, अब प्रॉब्लम आई तो उसका क्या किया आपने, बहुत सारे उसके पोटेंशियल, बहुत सारे समस्या उसके समाधान हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम कौन सा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, उसी का चयन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वही बहुत अच्छा परिणाम आपको देगा। ठीक। 5वीं विशेषता, समस्या को हल करने की क्षमता अपेक्षाकृत बेहतर संज्ञानात्मक क्षमता का संकेत होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा समस्याओं का जितना तेजी से और सटीक समाधान करता है, ये माना जाता है कि उसके अंदर को जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, प्रोसेसिंग उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये समझ लो आप, अगर आप समस्याओं को हल करने में बहुत तेज तर्रार हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत ही आसान और बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी काफी अच्छी है। ठीक। अब 6ठी विशेषता, समस्या समाधान अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन, बुद्धि इंटेलिजेंस, रचनात्मकता क्रिएटिविटी और सकारात्मक चिंतन पॉजिटिव थिंकिंग का प्रकार्य होता है।
अर्थात आप समस्या समाधान तभी कर पाओगे जब ये चारों पांचों चीजें आपके अंदर होंगी। आप ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होगी, बहुत डीप फाइन ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होगी, आप परसेप्शन की कैपेसिटी बहुत बढ़िया से होगी, अच्छी बुद्धि होगी, रचनात्मक क्रिएटिव अगर आप होंगे, और आप जब चिंतन करते हैं तो सकारात्मक चिंतन में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो याद रखना दोस्तों, समस्या समाधान आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। और सातवीं विशेषता, समस्या समाधान लक्ष्य से निर्देशित होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम मिलेगी तो आपको उस प्रॉब्लम का समाधान करना होगा। क्या होगा, तो उसी की तरफ आप सोचेंगे, उसी की तरफ ध्यान देंगे, तो गोल डायरेक्टेड होती है, जिसमें एक इनिशियल स्टेट होती है, कोई एंड स्टेट होती है, यानी प्रारंभिक होती है अवस्था और एक अंतिम अवस्था। प्रारंभिक मतलब प्रॉब्लम आई, आप उसी समय उसका समाधान करने की आपने सोची और आपने काम करना शुरू कर दिया, वो तो होगी प्रारंभिक। और एक एंड स्टेट, जब आपको उसका सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम समाधान मिल गया। ये फोटो देखो आपके सामने है, लो मैं दोबारा से दिखा देता हूं आपको। बड़े किसी व्यक्ति ने बहुत रचनात्मक तरीके से समस्या का समाधान किया। कूलर एक, कमरे दो हैं, तो उसने क्या किया, कूलर के पंखे आगे पजामा बांध दिया, ठीक है, और कूलर चला दिया। तो देखिए दोनों कमरे में कितनी शानदार आवाज आ रही है। ये देखिए, ये इसको अंग्रेजी हिंदी में भारतीय जो लोग हैं इसको जुगाड़ कहते हैं। ये जुगाड़ तो सिर्फ शब्द ऐसे बना रखा है, ये बहुत तगड़ी क्रिएटिविटी की पहचान है। ये संसाधनों को, रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बचत का एक तरीका है, उसका ऑप्टिमल यूज है। आप देखें, एक ही परिवार में अगर दो कूलर की जरूरत पड़ती, कितनी ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती, कितना पैसा उनका लगता, लेकिन एक शानदार तरीके से घर पे जो रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल करके कितना बड़ा सोल्यूशन निकाल लिया, समस्या का समाधान कर लिया। ये जुगाड़ है, ये बहुत बड़ी क्रिएटिव एबिलिटी होती है हमारी, फंक्शनल इंटेलिजेंस का एक पहचान होती है दोस्तों। तो जो ऐसी चीजें करता है, आप समझते हैं कि मनोविज्ञान उसको मानता है कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, वो अच्छा क्रिएटिव है, और उसके अंदर बहुत बहुत तगड़ा उसके अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समस्या समाधान की कुछ महत्वपूर्ण विधियों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, जिसको हम मैकेनिकल सॉल्यूशन मानते हैं। दूसरा है कलन विधि, एल्गोरिदम, बिल्कुल बताएंगे क्या होता है। तीसरा है अनुभव पर आधारित या स्वतः शोध प्रणाली, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स। और जो चौथी विधि है अंतर्दृष्टि, इनसाइट। सबसे पहले प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। भाई ये आसान सी है, कोशिश करते जाइए, एक समस्या है, उसके अलग अलग समाधान है, उन पर ट्राई करते जाइए, और जो सटीक बैठ जाए वो आपका समाधान आ जाए। अरे एग्जांपल ले लो, आप जब कई बार आप ईमेल पे लॉगिन करते हैं, अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, अरे पिछला पासवर्ड ये था, वो डाल के देखते हैं, वो काम नहीं चला, फिर ये था पासवर्ड, ये नहीं चल लगता, फिर ये चौथी पांचवी बार में हाँ लगे मिल गया, यही पासवर्ड था। तो ये ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि। इस विधि में किसी समस्या के विभिन्न समाधानों को क्रमिक रूप से तब तक आजमाया जाता है जब तक कि सबसे अच्छा समाधान ना मिल जाए। बस ये इसका है ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि। अब आगे देखिए, दूसरा है कलन विधि, एल्गोरिदम। ये मैं आपको बताता हूं, ये क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। जैसे एग्जांपल आप ले लें, इसे गणित के सवालों को हल करने के नियमों की प्रणाली के रूप में जाना जाता है। एल्गोरिदम स्पष्ट रूप से परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। आपका एक पूरा सेट होता है, एक सेटअप होता है कि ये इतने सारे आपके स्टेप है, पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, करना है। इस तरह करते करते आप समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं। यानी कि सेट ऑफ रूल्स टू रीच द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप हमें विशिष्ट प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसको प्रयोग करना पड़ता है, और उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। देखिए, इसका एक फायदा यह है कलन विधि का या एल्गोरिदम का, यह विधि सर्वोत्तम समाधान सुनिश्चित करती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन आपको कंफर्म मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम है, वो है इसमें थोड़ा समय लग जाता है, जरूर लग जाता है। आपके गणित का सूत्र ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, प्रूव कर लेंगे, समय लग जाएगा लेकिन आएगा एग्जांपल बिल्कुल सही, आप बिल्कुल आप 1 तक पहुंच जाएंगे। आप इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। तो आप एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर जो भी काम करता है वो ह्यूरिस्टिक से काम नहीं करता, एल्गोरिदम पे करता है। यानी कि एक सेट, पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे करके चले जाते हैं। और आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, जब एटीएम से पैसा आप निकालते हैं तो जो एटीएम की मशीन है लगभग 45 स्टेप वो चलती है। उस पूरे सॉफ्टवेयर को 45 स्टेप, 45 स्टेप्स उसको कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका एटीएम से पैसा निकलता है। तो एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप करना, ये करना है, दूसरा करना है, स्टेप करते 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 अंत में जब 45 स्टेप पूरे हो जाते हैं तब जाकर मशीन से आपका पैसा निकलता है। समझे आप, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। इसमें एक कमी ये होती है, तो समय बहुत लगता है। दूसरा ये क्या होता है कि
इसको हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऑलवेज बहुत बार इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हमेशा इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमेशा व्यवहारिक नहीं होते हैं। तीसरी विधि हम देखते हैं, अनुभव पर आधारित या स्वतः शोध प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ठीक, ये कमाल की बात है। इसे अनुभव सिद्ध नियम के रूप में भी जाना जाता है, रूल ऑफ थंब नाम से जाना जाता है। कि इसका आपको एक सिंपल साधारण शब्दों में बताता हूं कि आपने किसी समस्या का सबसे पहले कोई समाधान कर लिया, ठीक है, आपने रूल बना लिया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको ऐसे समाधान होगा उसका। लेकिन मनुष्य इस ह्यूरिस्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो समय बचाती है और दूसरा बहुत तेज होती है। इसका तरीका बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी हम समाधान कर लेते हैं। अगर आप 2+2 करेंगे तो हमें फटाफट, हमें पता है इसका आंसर 4 ही आना है। अगर वही काम आप बार बार कंप्यूटर में करेंगे ना, तो कंप्यूटर तो वही स्टेप, एक बार 2/2 मान लीजिए 2+2 पे उसने 21 स्टेप इस्तेमाल किए उसको सोल्व करने में, तो हर बार वो क्या करेगा, 21 स्टेप भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन इंसान क्या करेगा, एक बार सोच लिया 2+2 4, तो 4 है ही है बस। ये होता है ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन ह्यूरिस्टिक्स से हमेशा सही समाधान तक पहुंचना संभव नहीं होता। ये इसकी एक और कमी है। आप समाधान तो बहुत जल्दी तेजी से खोज लेते हो, लेकिन सही समाधान आप हमेशा पहुंच जाओगे, ये कंफर्म नहीं होता। और ह्यूरिस्टिक कई प्रकार के होते हैं, द्योतक अर्थात रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स। दूसरा, लक्ष्य से पीछे की ओर चलना, पहले आप टारगेट देख लिया आपने, उसे पीछे करते चले जाओ। जैसा कि कई बार आप एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ करते हो, आप जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, उसी से देखकर आप समाधान खोजने की कोशिश करते हो, उसको भी ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। फिर लक्ष्य जो होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना, उप लक्ष्यों में विभाजित कर लेना, या मीन एंड एनालिसिस, साधन अंत विश्लेषण, यानी कि साधन और साध्य दोनों का विश्लेषण कर लो आप, कैसे इन साधनों से हम कैसे एंड तक पहुंचेंगे, उनका विश्लेषण। इस प्रकार से इस सारी प्रणाली को, जो इस सारी विधि को, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को है, उसको हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। और जो चौथी है अंतर्दृष्टि, ये बड़ी आसान सी है। वोल्फगैंग कोहलर ने जब 1917 में अपनी एक पुस्तक लिखी, द मेंटलिटी ऑफ एप्स, सुल्तान नाम का एक्सपेरिमेंट लर्निंग में आता है, एक जो चिंपांजी था उस पर एक्सपेरिमेंट किए, तो उसमें उन्होंने समस्या समाधान की यह विधि सुझाई, अंतर्दृष्टि इंसाइट। मतलब जब की समस्या का अचानक से हमें हल मिल जाता है तो उसको आह पल कहते हैं। और मुख्य रूप से हम कहते हैं ना, एड में भी दिखाते हैं कई बार हमारी भाषा में, दिमाग की बत्ती जलना भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि में मस्तिष्क किसी और क्रिया में व्यस्त रहते हुए समस्या को फिर से ऑर्गेनाइज करता है, और जिससे समस्या समाधान में मदद मिलती है। याद रखो कोहलर वाला एक्सपेरिमेंट, कि कैसे उसने बहुत सारी कोशिश कर ली बेचारे ने, चिंपांजी सुल्तान ने केले को बाहर निकालने की, वो बाहर से अंदर लेने की, लकड़ी भी लगाई, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में उसकी बत्ती जल गई, उसका बल्ब जल उठा, उसने लकड़ियों को आपस में जोड़ा और केले को खींच लिया अपनी तरफ। इसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि या इनसाइट। लो दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब आपको याद है मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था, एक प्रॉब्लम दी थी, याद है? एक कुत्ते के गले में 6 फीट रस्सी बंधी हुई है और 10 फीट दूर पर पानी का बर्तन रखा हुआ है। बताओ कैसे पहुंचेगा वहां तक? आशा आपने इसको खोज लिया होगा, नहीं खोजा तो ये रहा उत्तर। अरे कुत्ता उस बर्तन के पास जाकर पानी पी लेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी तो केवल उसके गर्दन में बंधी हुई है, दूसरा एंड तो खाली है, दूसरे एंड की हमने बात ही नहीं करी। तो दोस्तों ये था उसका समाधान। तो इस प्रकार से आप कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके आप समाधान खोज सकते हो अपनी एबिलिटी के माध्यम से। और ये बहुत अच्छी टेक्निक हमने डिस्कस किया आपके सामने, ये मेरे रेफरेंसेस, यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हो। और अगली चर्चा हमारी होगी आपके सामने समस्या समाधान के चरण, यानी कि स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें, और उसमें कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं। आप मुझे कैसे बता सकते हैं? मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आपके सामने है, vermasujit@yahoo.com। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।